थैंक यू। ठीक है, नमस्ते सबको। अभी वैसे तो मैम ने जिस तरह से लेक्चर आपके साथ शेयर किया, चीज़ें शेयर की हैं या और भी लोगों ने शेयर किया है, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं इस विषय में नॉलेज रखता, लेकिन फिर भी जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ छोटा छोटा काम कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे ज़्यादा जो मेरी कोशिश है आपके साथ कन्वर्सेशन में, वो सबसे ज़्यादा ये है कि आप पूछें। एक्चुअली क्या होता है कि अपन जब काम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे क्या लगता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो मतलब मैं अक्सर बात करता हूँ, फिजिक्स में अपन पढ़ते आए ना कि आप एक पत्थर उठा के फेंकेंगे तो फिजिक्स में जो थियोरेटिकली पढ़ाते हैं अपन क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, है ना। लेकिन नीचे नोट पॉइंट क्या लिखा होता है, एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल, है ना, हवा का दबाव नगण्य होना चाहिए। वो ज़िंदगी में कभी होना नहीं, तो कभी पत्थर पैराबोलिक जाएगा नहीं, जाएगा तो इलिप्टिकल जाएगा, फिर बाकी और जो भी एल्गोरिथम साथ में लगेंगी, है ना। एग्जैक्टली वैसे अपन जब काम करते हैं ना, तो भी ये एक्सपीरियंस अलग आता है। थ्योरी में जो पढ़ रहे होते हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी थियोरेटिकली या किसी भी चीज़ में, आप लोग हैं तो मेरे लिए उसमें जाने का कोई मतलब नहीं, और मैं कुछ उतना ज़्यादा जानता भी नहीं, सही बात तो ये है। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, मैं वहाँ चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कन्वर्सेशन वो क्वेश्चन आंसर का हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल पूछ सकें, है ना। हो सकता है कुछ जानता हूँ, नहीं जानता हूँगा तो आगे जान लूँगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगा, है ना। ऐसा नहीं कि सब पता है, लेकिन जो पता है वो साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश जो है वो आप ये समझने की कोशिश की है कि आप मुझसे कितना पूछना चाहते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप मतलब इस लेवल पे है कि आपने सारा कुछ देखा है, पढ़ा है, थ्योरी में जितना कुछ भी है, उन थ्योरी में बहुत लंबा जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ स्लाइड्स ऐसे ही जो टीम ने तैयार की है वो तो मैं आपके सामने से मूव ऑन कर दे रहा हूँ। बट मेरा जो मोटिव है वो आपको समझ में आ गया कि कोशिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सवाल करें, या मैं आपको जो कुछ प्रैक्टिकल बातों में कर सकूँ वो ठीक रहेगा, ठीक। ये जो भी आप लोगों ने ब्लॉकचेन में देखा है, तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको आइडिया है। इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं या इनका एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, उनमें आपको ये समझ में आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। कुछ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कोई कंप्यूटर साइंस का भी है क्या? कंप्यूटर साइंस से है क्या कोई? इंजीनियरिंग से कोई? कौन सी ब्रांच है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोई लैंग्वेज तो फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पढ़ी है ना। उसमें इफ एल्स यूज किया है, यूज किया होगा 100% ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी लगभग वही बातें हैं। अब क्या होता है, कोई ना कोई टर्म कंडीशन आप डिज़ाइन करते हैं, है ना, और उसको फुलफिल होने पे वो ऑटोमेटिकली रन कर जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है ना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? हाँ, और बोलिए, ठीक है। फाइनेंस में, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक केस में, कोई केस ऐसा जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ में हो रहा है और आप यूज कर रहे हो शायद? ठीक है। और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कर रही है? गवर्नमेंट कहाँ कहाँ यूज कर रही है, आपको आइडिया है? ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है अभी? नहीं आइडिया है? हाँ बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे? वोटिंग सिस्टम में अभी यूज कर सकते हैं, अभी यूज हो नहीं रहा अपनी कंट्री में, वोटिंग में नहीं यूज हो रहा अभी। वो ऑलरेडी है, केस हिस्ट्री में है, गवर्नमेंट की है। एनआईसी ने जो डेटा अभी रिसेंटली दिया है उसमें दिया है कि रिमोट वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, वहाँ ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने वाले, बट अभी हो नहीं रहा है वो। एक्चुअली इसको सीबीएसई यूज कर रहा है, सबसे पहले सीबीएसई ने शुरू किया है, फिर कर्नाटका के बोर्ड्स ने कुछ यूज किया है ना। तो सीबीएसई में अभी ये मार्कशीट के वेरिफिकेशन में हो रहा है, जिसमें 20th
शायद 2020 से शुरू हो गया है, 2020 से लेके डेटा अभी 1-2 साल का उन्होंने ब्लॉकचेन के हिसाब से किया है। लेकिन अभी कितना पहुंच रहे हैं एग्जैक्ट डेटा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको आंकड़े देता हूं कुछ। तो वहाँ हो रहा है यूज, हेल्थ केयर में भी कोशिश हो रही है, और बाकी फाइनेंस में थोड़ा कंट्रोल करके मामला चल रहा है, क्योंकि अभी मैं प्लेटफॉर्म पे जब बात करूंगा ना, तो इनके प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे जब, तो कई तरह के मॉडल हैं जिन पे अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन मॉडल्स में क्या कैसे जाना है उस पर थोड़ा सोचेंगे कि गवर्नमेंट के साथ क्या मुश्किल है। इनमें से कुछ भी आपको ऐसा जो टर्म आपको लगता है कि अपन प्रैक्टिकल कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या कुछ पूछना हो तो, मैंने स्लाइड्स में जो इमेजेस डाली है ना, कोई थ्योरी बताने के लिए नहीं डाली, ये डाली है कि आपको टर्म्स याद आ जाए और आप पूछ सकें कि सर ये यहाँ पे अगर यूज करें तो कैसा होगा या क्या होने वाला है। कुछ पूछना चाहें आप? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ले आता हूँ। लाइव अभी अपन देखेंगे भी, माइनिंग करने की कोशिश करेंगे कि लैपटॉप पे माइन करके देखें, ठीक है ना। कितनी तरह के ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ तो आपने देखा हुआ है। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन जो गवर्नमेंट यूज करी, मैं स्पेशली अपने एनआईसी डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो एनआईसी ने दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आपसे बात करूँगा अभी, ठीक है ना। क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ देखना है कि अपन एजुकेशन सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन में आपने पब्लिक ब्लॉकचेन सुना है, ठीक है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सुना है, प्राइवेट ब्लॉकचेन भी जानते हैं आप, हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी जानते हैं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन में अभी एक हाइब्रिड मॉडल और है इसके अलावा, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन हम बोलते तो ज़रूर हैं कि प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को यूज करके ऐसा करना है। हम लोग अक्सर बात करते हैं ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड है, करेक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो फिर क्या सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें? फिर डिसेंट्रलाइज कैसे डिफिनीशन में आते हैं, कैसे बोलते हैं? सेंट्रल सर्वर पे भी डेटा जा रहा और बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड है, दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, कुछ विरोधाभासी नहीं। सबके पास एक्सेस है पक्का। मैं एक नेटवर्क एग्जीक्यूट अभी करके देखते हैं, और आपको भी मैं एक्सेस देता हूं, आप चेंज करके दिखा पाएंगे मुझे, मतलब मैं अभी कोशिश करता हूं इस तरह से करेंगे कुछ। तो मुझे डिसेंट्रलाइज्ड होने का कुछ मतलब समझाइए ना, सेंट्रल सर्वर पे डेटा भी जा रहा है और फिर डिसेंट्रलाइज्ड बोल रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। कैसे? हाँ जी, कंट्रोल रहना डिसेंट्रलाइज्ड होना है बेटा, या डेटा को किसी तरीके से हम लोग अक्सर डिफिनीशन वाइज जब बात करते हैं ना, तो बात ये करते हैं ब्लॉक्स में होगा, पहली ब्लॉक क्या होगी, जेनेसिस ब्लॉक होगी, ऐसा हार्ड कोडेड ब्लॉक होगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, अलग अलग नेटवर्क पे जाएगा, फिर ना, और फिर बात भी कर रहे हैं, मतलब ये आप सभी एग्री कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज सर्वर पे भी जाएगा डेटा। तो इसके डिसेंट्रलाइज होने और सेंट्रलाइज होने में कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? मतलब मुझे होता है शुरू में, इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजन आए तो कुछ बात करें ना कि कैसे होगा, क्या हुआ सेंट्रलाइज होने का मतलब। फिर अथॉरिटीज पे मैं बात नहीं कर रहा बेटा, अथॉरिटी आपको हो, मुझे हो, सर को हो, किसी को, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर सर्वर होगा तो अथॉरिटी आपके पास होगी, मेरे पास होगी, या किसी और के पास होगी, लेकिन वो फिर सेंट्रलाइज हो गया ना, डिसेंट्रलाइज कैसे रहा? करेक्ट। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है कभी, मतलब इमेज में देखा है? हेलिकल शेप होता है, ठीक है। आप में उसमें बॉन्डिंग देखी है आपने, नाइट्रोजन बेसिस के बेसिस पे होती है, जो सुना है कभी, है ना? उनमें कितने नाइट्रोजन बेसिस यूज हो रहे हैं? कोई बात नहीं, वो कोई आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी उनमें कुछ ऐसा होता है ना, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, इतना तो याद होगा। मतलब कहीं थाइमोसिन यूरेसिल से मिल रहा है, कहीं एडेनिन ग्वानिन से मिल रहा है, कहीं हम बोलते हैं कि ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई, कहीं डबल बॉन्डिंग हो गई, ठीक है ना। एग्जैक्टली वैसे ब्लॉकचेन में भी ना
जो अभी उस दिन मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, जब अपन एआई पे बात कर रहे थे सर, एनपीयू पे किसी बच्चे ने पूछा था, आपने पूछा था, तो वो मेरे दिमाग में था कि मैं आपको और ज़्यादा बात कर सकूं यहाँ एआई और उसको क्यों रिलेट कर रहे हैं। न्यूरॉन्स के साथ में क्या है ना, न्यूरॉन्स के साथ भी जब मैं स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा था तो ये होता है जब आप दो एक्सॉन्स को मिला रहे होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्नल जाने के लिए, तो बीच में कहीं एक मैंने बात की थी ना सिनेप्टिक गैप की, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं आप, जहाँ पे कुछ केमिकल है, उसके कंपोजिशन की बात अलग हो सकती है। और आपकी बॉडी में लिक्विड कितना परसेंट है, पानी कितना है, 70%, करेक्ट। तो इफेक्ट जो आएगा वो बॉन्ड का बहुत आएगा। मैं आपको बिल्कुल बायो में नहीं ले जा रहा, मैं डेटा में ले आऊँगा अभी, ठीक। वो इफेक्ट आएगा, यहाँ पे जो डेटा फ्लो हो रहा है अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में उसको वोल्टेज डिफरेंस में कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप डेफिनेशन वाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग कर सकते हैं कि नहीं वोल्टेज डिफरेंस कम है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है, ट्रांसफार्मर ऐसा यूज होगा, आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का ऐसा होगा, वो अलग है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली सिग्नल का टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकल है ना। वोल्टेज डिफरेंस कम होने पर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ले जा रहे हैं, वो एक आपकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन सिग्नल का टाइप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक। मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरी वॉइस आप तक जा रही है, जो बोल रहा हूँ सही या गलत कुछ भी आप तक पहुँच रहा है, किसी मीडियम से जा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे भी जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इन्होंने भी मीडियम यूज किया। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना, कई बार आप इंटरनेट में यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, वीपीएन यूज कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क वैसे यूज कर रहे हैं ना, लैन है, वैन है, दुनिया भर के नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, ठीक। ब्लॉकचेन में आने के बाद आप किसी भी तरह के नेटवर्क पे इस ऑपरेशन को ले जाएं, जब आप ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं, मतलब जो पावर इसकी जनरेट करते हैं, हैश पावर जो नॉर्मली आप बोलते हैं क्रिप्टो के फॉर्म में, है ना, जो आप जनरेट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ओपन है। मतलब जो आप जनरेट करेंगे, मैं भी इसके लिए ओपन हूं, आप भी ओपन हैं, आप भी ओपन है, कोई भी इसको जनरेट कर सकता है, ठीक है। जनरेट करके हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया है, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म दिए हैं, वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाएं, उनके यूज की डिफिनीशन आप टर्म्स अपनी आप डिफाइन कर दें और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस चलने लगे, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे किसी भी सर्वर से लेके नहीं है, अपन बोलते जरूर है कि डिसेंट्रलाइज सर्वर तो सेंट्रलाइज रखना ही पड़ेगा आपको, वो फॉर्म अलग हो सकता है कि हाँ यहाँ जीपीयू सर्वर लगने वाले हैं, ऐसा ओएस लगेगा, ये लगेगा, वो ठीक है। बट डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये है कि हमने जो उसकी जनरेशन पावर दी ना, मतलब डिफिनीशन बनाने की जो राइट्स दिए ना, वो हर किसी के पास है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है ना। और इनमें से किसी नेटवर्क पे आपका कुछ क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं। प्लेटफॉर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन परिचित हैं आप सब? नहीं परिचित है। जो भी गवर्नमेंट यूज कर रही है उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मतलब पहले स्पेसिफिकली बताया है कि डेटा सारा कुछ आप एनआईसी की साइट से ढूंढ सकते हैं, आपको सब मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब मैंने इसलिए उठाया कि आप इस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बात करनी है, तो आप इन चीज़ों को समझें और समझने के बाद कुछ क्वेश्चन अगर चाहें तो करें। हाइपर लेजर फैब्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर देखें, जो मैं आपको डेफिनेशन में बताने की कोशिश कर रहा था कि हम डेटा में जब अभी जितने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें बना रहे हैं, अपन आगे आने वाले समय में मैं अभी चैलेंजेस में बात भी करूँगा कि हमें क्या है ब्लॉकचेन को एआई के साथ इंटीग्रेट करके काम करना है। अभी डेटा एनालिटिक्स में पहले जब शुरुआत करते थे हम लोग, तो पहले एक्सेल वगैरह यूज करते थे, फिर पावर बीआई आ गया और बहुत से, मतलब अब तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, उससे ज़्यादा आपको नाम शायद पता भी होंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान दी कि उसने आपकी स्किल को कम कर दिया। एनालिटिक्स में आपको क्या लगता है, डेटा इस पे यार डालो, ग्राफ जो जनरेट हुआ ये सही दे रहा है ना, ऐसा हो रहा है क्या? आप यहां लिखे टर्म्स को बस केवल आप
एक बार रीड आउट कर लें। हर एक टर्म में कोई ना कोई मीनिंग है और उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए हाइपरलेजर फैब्रिक में एक नीचे लाइन एक आपको दिख रही है, इट सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेज इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो ही रहे हैं। अब जो डेफिनेशन आपने दी है उसके अकॉर्डिंग भी हो रहे हैं, है ना, बट हमें इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। कई बार ऐसा होता है कि हम डेफिनेशन बना रहे होते हैं, हमारी एक टीम बना रही होती है, बट फिर भी कुछ मिसिंग होता है हमसे, कभी भी हम कंप्लीट तो हो नहीं सकते, है ना, कुछ ना कुछ हमसे मिस हो रहा होता है। तो अगर हमें किसी भी मल्टी लैंग्वेज इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है तो किस तरह के प्लेटफॉर्म आपको ब्लॉकचेन में यूज करने चाहिए? हाइपरलेजर फैब्रिक, ठीक है। फिर अगर आपको हाइपरलेजर सॉटूथ में देखना है तो आपको क्यों जाना है, जब आपको लाइब्रेरी वगैरह का यूज करना है। जब लाइब्रेरी मीन्स अभी आजकल ज़्यादातर कोडिंग में क्या कर रहे हैं अपन, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको बटन क्रिएट करनी है, आपने क्लिक किया, एक डेफिनेशन आ गई, आपने बस उसको इंपोर्ट किया और हो गया। पहले जब हम लोग शुरुआत में थे तो वेबसाइट बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते थे, अभी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगते शायद, है ना। वही कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट, मतलब डिज़ाइनिंग हो सकता है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े बाद में, बट एग्जीक्यूशन में आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है ना। तो ये डिज़ाइन लाइब्रेरी के थ्रू बनाया गया प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको लाइब्रेरीज कोडेड मिलेंगी, डिज़ाइन मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड मिलेंगी, आपको कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं, जैसा चाहिए वैसा आप इंपोर्ट करते जाइए और यूज करते जाइए, ठीक है। इथीरियम से तो सभी परिचित होंगे। इथीरियम ने अभी एक सितंबर 2022 में कुछ चेंज किया है अपने एल्गोरिथम में, काम करने के तरीके में। वो आइडिया, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए ना। प्रूफ ऑफ स्टेक से ये प्रूफ ऑफ वर्क पे आया कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आया? प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, करेक्ट। प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने का फायदा क्या हुआ बेटा, क्यों आगे? एनर्जी एफिशिएंट हुआ। नहीं बोलिए खुल के बोलिए ना, कोई बात नहीं बेटा, हमसे भी खूब गलत होना है। हाँ हाँ, आप कुछ भी होल्डिंग्स रख के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जैसी जितनी बड़ी आपकी होल्डिंग होगी उस हिसाब से आपको पार्टिसिपेशन या राइट्स आपको दे दिए जाएंगे। ये थोड़ा बिजनेस मॉडल में भी चेंज करना था उसे, क्योंकि एक लिमिटेशन, बीच में आपने एक बहुत अफवाहें भी सुनी होंगी कि इतने समय के बाद ये कॉइन्स बंद हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो उन्हीं को चेंज करने के लिए इथीरियम ने अपने में ये एल्गोरिथम में एक चेंज किया कि प्रूफ ऑफ वर्क से अगर प्रूफ ऑफ वर्क पे जाएंगे तो लाइफ थोड़ी कम है, कार्बन एमिशन का एक रीज़न है ही मेन, क्योंकि जितने ज़्यादा पावर आप यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी ब्लॉकचेन में सर्वर्स हैं ये पावर बहुत यूज करते हैं, हाई एनर्जी चाहिए इनको, गेमिंग है या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो इथीरियम में कुछ आपको लगता है, आप कौन सी क्वाइंस कुछ सुना है इथीरियम के साथ, कौन सी क्वाइंस आप ऑपरेट कर रहे हैं, कभी ट्राई किया है? अच्छा, कौन से ऐप आप जानते हैं जो आप क्रिप्टो में या चीज़ों में यूज करते हैं? CoinDCX और ठीक है। गवर्नमेंट की हिसाब से लीगल इंडिया में कौन सा है? और बिनांस तो अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था बेटा, अभी तो उस पर क्लियर उसका वो नहीं है। हाँ, बहुत से प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इथीरियम को प्लेटफॉर्म को मतलब इथीरियम प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो भी यूज करना शुरू किया, बहुत से ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे वजीरिक्स है। अगर आप इंडियन जो ऐप चल रहे हैं, जीरोधा है, 5 पैसा है, ये है, दुनिया भर के जितने भी शेयर मार्केट के हैं, इन्होंने भी 2 करेंसी को अप्रूवल दे दिया है। अभी 2 करेंसीज वहाँ पे भी अप्रूव्ड हैं, लेकिन उनका टाइमिंग इतना कम है कि आपके लिए मुश्किल होता है वहाँ मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ कुछ भी करना है बिजनेस। तो अभी इस पर काम तो कर रहे हैं, मतलब ओपन नहीं। अभी वजीरेक्स के साथ आपने प्रॉब्लम सुनी ही थी, वजीरेक्स के साथ प्रॉब्लम सुनी थी आपने, इतना कुछ हलचल हुई थी, अभी बहुत लोगों के पैसे ब्लॉक पड़े होंगे, जबकि वो मतलब आपके ITR में शो होने वाला ऐप है। मीन्स अगर आप इनकम टैक्स वगैरह फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट डेटा के साथ लिंक डेटा है, फिर भी अभी वहाँ पे आप चीज़ों को निकाल नहीं सकते, उसके साथ एल्गोरिथम्स का सारा कुछ। अभी आपने XPR सुना? XPR है ना, आने वाले समय में वो करेंसी बहुत
इम्प्लीमेंट होने वाली है इसके साथ, बहुत तेज़ी से जाएगी। ठीक है, चलिए इन प्लेटफॉर्म पे कोई सवाल कि प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत, कैसे है, कुछ और क्वेश्चन आपका? खुल के पूछिए ना, देखिए मन से एकदम निकाल दीजिए। गलती आपसे नहीं मुझसे भी होगी और खूब होगी। जब तक आप ह्यूमन बीइंग हैं तब तक गलत आप करते रहेंगे, नहीं तो भगवान होना पड़ेगा अगर सब कुछ सही करेंगे। इसलिए डरिए नहीं, और इमेज का तो भूल ही जाइए। अभी ना आपकी कोई इमेज है और ना ही उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए निश्चिंत होकर बोलिए, जितना आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि उस बच्चे ने अगर एनपीयू नहीं पूछा होता तो मेरे दिमाग में एनपीयू भी नहीं चल रहा होता आपसे बात करते वक्त, है ना। तो आप पूछिए आराम से, और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई सवाल ना हो। या तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर रात को नींद पूरी नहीं हुई है, दिमाग कहीं और है। हाँ अच्छा, मैं इसका सर यूज कर सकता हूँ? ना करें। दो चीज़ों की बात की थी हम लोगों ने बेटा, प्रूफ ऑफ स्टेक की प्रूफ ऑफ वर्क की। एक और किसी प्रूफ की बात करते अपन, कुछ और एक ये सुना था कभी, दिमाग में आया था? बहुत इनिशियली जब अपन कर रहे थे ना, डिफिनीशन में जब जा रहे थे, इन सारी डिफिनीशंस में क्या था, जैसे आप सभी ये इस बात से तो मतलब एकदम अवेयर है कि ये इम्यूटेबल है, ठीक है ना। फिर डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योरिटी के ऐसे फीचर्स हैं, तमाम बातों को आपने जो भी थ्योरी में है वो हर जगह ही लगभग मिल रही हैं, तो वो उससे आप बिल्कुल अच्छे से परिचित हैं। इम्यूटेबल होने का फ़ायदा या नुकसान क्या हुआ? म्यूटेशन का मतलब समझते हैं आप? म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए, वो चाहे जीनिक हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो, चाहे डेटा में हो, कोई कंडीशन है? अच्छा, आपके इंडिया में कोई ऐसी 2-3-4 इन्वायरमेंट के ऐसी जगह जो आइडेंटिफाइड हों, जिनको हम बोलते हो कि यहाँ पे म्यूटेशंस होते हैं जीन्स में या स्पीसीज़ में, इसलिए हम लोग उनको बड़ा सिक्योर रखते हैं, ऐसा कुछ नाम सुना है आपने? नहीं। चलिए, जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो किसी भी रैंडम चेंज की बात कर रहे होते हैं। वो रैंडम चेंज हमारे लिए फ़ायदे का भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कोई अभी हमें मुझे पता नहीं कि म्यूटेशन जो होगा अगला वो कैसा होगा, ठीक है ना। वो चाहे आप जेनिक स्ट्रक्चर में बात कर रहे हो तो, आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में बात कर रहे हो तो, और डेटा में बात कर रहे हो तो, हम कहीं ना कहीं ऐसा सिमुलेशन करने की कोशिश डेटा में भी करते हैं जहां हम म्यूटेशन जनरेट कर पाएँ। क्योंकि कई बार हमें नए इफ़ेक्ट्स के लिए जहां हम ओपन नहीं होते, कई बार हम ऐसे रिसर्च, ऐसे पेपर्स में, जैसे आप मेडिसिन जब बनती है ना, तो अब क्या होता है, क्रिस्टल्स को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपने कभी सुना है CDRI मुश्किल से 4 से 5 साल, जब 4-5 सालों में कभी 2 टैबलेट निकाला करती थी, पहले 1 से 2 टैबलेट वो निकाल पाती थी, क्योंकि उनके म्यूटेशन की प्रोसेस में ना रिजल्ट्स को देखते 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 कौन सा ग्राफ कैसा आ रहा है पता नहीं चलता था, बहुत लंबा समय लगता था। इम्यूटेबल होने का जो मतलब, आप नॉर्मल सर्वर्स में या नॉर्मल एनालिसिस में, नॉर्मल नेटवर्क में बात करते हैं, वहाँ म्यूटेशन पॉसिबल रखने का मतलब ये भी था कि आप ग्रो होने के लिए कहीं भी फ्री थे। यहाँ ये लिमिटेशन भी लेके आया, सिक्योर तो किया क्योंकि आप इम्यूटेबल है, चेंजेस नहीं होंगे, तो कोई भी हॉट स्पॉट आप नहीं रख सकते डेटा में, यानी हॉट स्पॉट का इफेक्ट नहीं आएगा। अब हॉट स्पॉट क्या होगा डेटा में? म्यूटेशन के लिए हॉट स्पॉट क्या होना तो मतलब ज़रूरी है, वो आप चाहे जीन्स में बात कर रहे हो, इन्वायरमेंट में बात कर रहे हो, डेटा में करें, कुछ ना कुछ तो आपको हॉट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से ही चेंज आने वाला है।
कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा, कोई भी ऐसा सेंसिटिव जीन में हो तो बॉन्ड हो सकता है, इन्वायरमेंट में हो तो कोई प्लेस या टेम्परेचर या प्रेशर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिस जगह से रैंडम चेंज होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो। डेटा में अपन बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा जिसके साथ अब अगर आप चेंज करते हैं तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में या नेटवर्क में चेंज हो सकता है, उसको आप सिंपली क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या था? प्रूफ ऑफ वर्क में अपन बात कर रहे थे डिफिनीशन उनकी डिफाइंड, कुछ अथॉरिटीज की डिफिनीशन पे काम करना था हमें, जहां पे मेरे राइट्स कम हो रहे थे। मींस ब्लॉकचेन की जो डिफिनीशन एक्चुअली जा रही थी वहां कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, अब वायलेट कर रहे थे, सीधा सा बात करें तो। ठीक है, तो उसने कहा जिसकी जितनी होल्डिंग, जिसने जितनी पावर जनरेट की, इसको इकोनॉमिक्स में आप कई बार जब बात करेंगे तो आप हो सकता है कि आप इसको करेंसी से जोड़ लें, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि करेंसी पे है। अगर आपके पास सर्वर्स हैं, आप करेंसी नहीं जनरेट कर रहे हैं, हैश पावर्स आपने ज़्यादा जनरेट की हुई हैं, या आप एनर्जी ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी होल्डिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, तो उसको वहाँ से मीन्स मेरी डिफाइन की हुई चीज़ों पे आप काम करें, उसके रेदर आप इस पे काम करें कि आपकी अपनी होल्डिंग कितनी है, हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आए। ठीक है, क्लियर है? इन चीज़ों को भी ज़रा नोट करके रखिएगा और इस पे खोजने की कोशिश कीजिएगा कि आपके डेटा में हॉट स्पॉट्स कहाँ मिल रहे हैं और डेटा पे इफेक्ट कैसा डालते हैं, और कभी उनको इम्प्लीमेंट करते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज करते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, कोई यूज करते हैं? कौन सी करते हैं बेटा? जावा करते हैं। ठीक है, जी जी बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। हाँ ठीक है, और कुछ किया जावा में? कुछ कभी किया बेटा? जावा तो बहुत अच्छी सिक्योर मतलब सिक्योर लैंग्वेज है। और मैं सुन नहीं पाया, प्लीज थोड़ा जोर से। इन ओके, और जावा में कुछ और? जावा के फीचर्स तो बड़े अच्छे हैं, सिक्योरिटी के फीचर्स हमने सुने हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसा खास है? मतलब अभी एआई में पाइथन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, जावा को आपके सिक्योरिटी में या जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख रहे होंगे, मतलब जहां पे भी आप सिक्योर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे वहां जावा पीछे है। तो कुछ खास फीचर्स उसके बता दीजिए हम लोगों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो मतलब अब तो लगभग सारी लैंग्वेजेस है बेटा, जितनी अपन यूज कर रहे हैं लगभग सारी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसे? बेटा सिक्योरिटी की बात मैं आपको याद दिलाऊं, जावा में एक लैंग फाइल होती थी, याद है आपको? होती है ना? इस फाइल को अगर आप गड़बड़ कर दें तो कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करता। ये हम लोगों ने अपनी बदमाशी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जब MCA में थे तो सर लोग मैम बैक बहुत लगा देते थे, तो अपना पेन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब मुश्किल से प्रैक्टिकल में मतलब एक बार में 3 to 4%, बस इससे ज़्यादा का वो कभी भी पास नहीं होने देते थे लड़कों को। मतलब ऐसा नहीं आपका सेशन बैक कभी नहीं होता था, इंटरनल की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एग्जामिनेशन में क्या किया, मैं आपकी सिक्योरिटी पे इसलिए बता रहा हूँ कि इस फाइल को थोड़ा सुरक्षित रखिएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिज़ाइन सेंटर में एग्ज़ाम हो रहा था, लैब सेंट्रल कंप्यूटर मतलब सर्वर यहाँ था मेन कंप्यूटर सेंटर में। हम लोगों ने इन्वेट किया उस सर्वर से, वहाँ की लैंग फाइल उड़ाई, फिर मेन सर्वर से लैंग फाइल उड़ा दी। तो लैंग फाइल उड़ाने का फ़र्क ये हुआ कि अगर मान लिए 50 या 60 बच्चा एग्ज़ाम दे रहा था तो प्रोग्राम किसी का रन नहीं करेगा, तो या तो सबको फेल करेंगे या सबको पास करेंगे। और सबको फेल करने का ऑप्शन टीचर के पास होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी तो उठेगा ना कि सबको कैसे फेल कर दिया। तो ये उसका मतलब एक हिस्सा है जो मुझे बहुत साल पहले, करीब आज से 25 साल पहले का याद आ रहा है कि ये एक गड़बड़ बहुत है। अभी भी जावा इस पे काम नहीं कर पाया है। इसकी लैंग फाइल को अगर आपने टच कर लिया है, बहुत सिक्योर है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मतलब वहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर जावा की कभी बात हो ना, तो ये ऐसी जगह है जहाँ से हम जावा के किसी भी तरह के इवन उसके एग्जीक्यूशन पैटर्न में चेंज कर सकते हैं।
मतलब जो रिजल्ट वो देने वाला था ना, वो रिजल्ट ही बदल रहा हूं, आप यहां से चेंज कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है, उनमें से मैं आपको एक एक करके 3 4 5 प्रोडक्ट जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है उनके लिए मैं बात करता हूँ। एक जो आपके सबसे काम की चीज़ है वो सर्टिफिकेट चेन, सीसी। ये क्या है कि अभी आपको मतलब आप लोगों के टाइम पे तो होने लगा होगा, शायद हम लोगों के टाइम पे नहीं था। अभी जो मतलब बच्चे स्कूल शुरू कर रहे हैं ना, स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं, उनके साथ भी होता है कि आधार कार्ड के साथ एक लिंक करके यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं अपने। वो इसी का हिस्सा है, मैं आपको पूरी प्रोग्राम पूरी स्कीम में वो इसी का हिस्सा है, सर्टिफिकेट चेन का, ठीक है। वो यूनिक आईडी होगी। अब आप मार्कशीट लेके अपनी नहीं जाने वाले। मैं आपको रीज़न भी बताऊं, जैसे मैं मतलब अभी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने आज तक अभी अपनी एमटेक की डिग्री नहीं निकाली मैम, क्योंकि नौकरी की नहीं बाद में और किसी ने पूछा नहीं आपने किया क्या, ये तो कोई पूछता नहीं। आप कर क्या रहे हैं, रिजल्ट क्या दे रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप मुझसे ये थोड़े पूछने आते कि आपने एमटेक किया, बीटेक किया कि नहीं किया, है ना। लेकिन ये इश्यूज जब कभी हमें कहीं नाम देना होता है, या आप जैसे आप एक उम्र के साथ अलग अलग फेजेस में आते हैं, तो वहाँ मांगा जाता है सर वो मार्कशीट भेज दीजिए, अब है ही नहीं मेरे पास, तो वो इशू खत्म हो जाने वाला है। कैसे, एक यूनिक आईडी दे दी। इसमें 3 तरह की आईडीज़ हैं, अभी मैं वो आगे आपको बताऊंगा, तीनों अलग आईडीज़ हैं। तो सर्टिफिकेट चेन में वो सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, मीन्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से, मीन्स इंस्टीट्यूशन है तो उसको अलग अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं, स्टूडेंट है तो अलग अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं, कोई और वेरीफाइंग एजेंसी है तो उसको अलग तरह की अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं। सर्टिफिकेट चेन से अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेके घूमने का या खोने का डर खत्म, और चेंज भी नहीं, ठीक है ना। तो एक स्कैम जो होते थे कि किसी की मार्कशीट में चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो भी एक कम से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट चेन का एक प्रोग्राम, एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है ऑलरेडी। दूसरा है डॉक्यूमेंट चेन, ठीक है। ये भी लगभग वैसा है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि अभी आप केवाईसी बार बार सुनते हैं, कई बार आप बैंकों के साथ केवाईसी करके आते हैं, फिर भी आपको कुछ दिनों बाद मैसेज या मेल आता है, जिसकी वजह से साइबर स्कैम तमाम तरह के हो रहे हैं ना। कई बार होता है बहुत मतलब अच्छे टेक्निकल लोग होते हैं, जानने वाले लोग होते हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि केवाईसी की यार हाँ मैंने तो किया नहीं था, ये वाला काम तो मैं भूल ही गया था, यहाँ साइन करना भूल गया, या आधार देते वक्त पैन देते वक्त ये करना भूल गया, और उसका फ़ायदा साइबर सिक्योरिटी में, साइबर स्कैम में तमाम तरह से लोग ले रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट चेन को क्या किया कि अब इस तरह की आईडीज़ के थ्रू ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट करके अपन उसको भी सिक्योर करने वाले हैं। दोबारा किसी से किसी भी तरह के एक्सेस की बात होगी तो हम इस डॉक्यूमेंट चेन से ही उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने वाले हैं। आपको पर्सनली या किसी और को किसी तरह से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एक बड़ा मतलब चेंज होगा, अभी पूरी तरह से तो नहीं हुआ है। बहुत बड़ा चेंज इसलिए होगा, अभी आपको इसके आगे लैंड के लिए भी जब आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा जो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ले रही है। जुडिशरी में ये चेंज बहुत तेज़ी से आएगा, जुडिशरी चेन के थ्रू। अभी क्या होता है कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू या किसी भी लीगल कंसल्टेंट के थ्रू जब आप जा रहे होते हैं किसी भी केस के लिए, अच्छा हो बुरा हो, ज़मीन का है क्राइम का है, किसी का वो अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपका डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट पे है, ठीक। क्योंकि आप और मैं तो कुछ ला जानते नहीं, कुछ भी कानून मुझे नहीं पता, कौन से एक्ट में क्या होने वाला कैसे होगा मुझे नहीं पता। और मेरे साथ डिपेंड करता है उसमें भी कि अगर हमारा कंसल्टेंट, ठीक है ना, किसी और पार्टी के साथ निगोशिएबल चीज़ों पे चला जाए, निगोशिएट कर ले, तो हमारे लिए इश्यूज़ होते हैं। और ये आप कैसे सुनते हैं बहुत लंबे समय से, मतलब आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने खुद भी देखा, अगर लैंड का कोई केस है तो हो सकता है कि मेरे बर्थ के समय शुरू हुआ और मेरे जाने तक चलता ही रहे। सिविल के केसेस अक्सर ऐसे हैं। तो जुडिशरी चेन में उनके लिए भी एक टाइम बाउंड और एक्सेसिबल इम्यूटेबल डेटा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जहां अगर मान लीजिए ट्रांसफरेबल है, जजेस भी बदल रहे हैं, जुडिशरी में सिस्टम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो लेकिन उनकी स्टैंपिंग इस तरह की होने वाली है कि वहाँ कोई भी कोई चेंज करके डेटा में गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक। तो ये बहुत ही मतलब अभी आगे आने वाले समय में ये आप उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझिए
जिनके लिए इतना चीज़ें एक्सेस करना आसान नहीं है। मैं और आप फिर भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो थोड़ा तो कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जब आप इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कुछ नहीं पता ये क्या है। कोई भी चेन इम्प्लीमेंट करो, उसको सेफ और सिक्योर चीज़ दे दो, है ना। चलिए, क्या बेटा? बेटा अभी मतलब बहुत थोड़ी जगहों पे शुरू किया है टेस्ट केस के तौर पे, अभी पूरा नहीं किया है। इनके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि NIC ने अभी खासकर बेंगलोर, जो उनका सेंटर है बेंगलोर का, वहाँ पे उन्होंने एक सर्वर बना के डेटा को उस फॉर्म में ले आना शुरू किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, पहले हम लोग क्या होता था, मीन्स केसेस के लिए अगर आप जाते थे तो कोर्ट में एक पेशकार जिनको बोलते हैं, आप वहाँ जाते थे, पूछते थे कि मेरी डेट कब है, क्या है। अभी आपको SMS आने लगा, एक चेंज आया ना। अभी आपको डिपेंडेंट नहीं है आप, फिर करप्शन भी कहीं कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि आप जब भी इस चीज़ के लिए जाते थे तो वहाँ कुछ ना कुछ पैसे वो लेता था, करते थे, है ना। तो वो कम किया। अभी क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली ऐसा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बेटा बिल्कुल सही सवाल है, नहीं बहुत अच्छा सही सवाल है बेटा। ये केस के लिए मतलब केस लगाने का काम किसका है यहाँ पे, मतलब हम सिस्टम की बात करनी होगी। ये ब्लॉकचेन से इसका लेना देना उतना नहीं होगा। अपेंड करने की खैर परमिशन है, अपेंड कर सकते हैं रिकॉर्ड में, ये भी बड़ी बढ़िया चीज़ है। मैं अभी ERP एक ओपन करके आपको दिखाऊंगा, जो हम लोग एजुकेशन में भी देते हैं। जो मैम के साथ भी मैं एक दिन जब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो ये चेंज मैंने भी पूछा था कि क्या होगा। तो हम क्या करते हैं ना, उस रिकॉर्ड को भी रखेंगे, उस रिकॉर्ड को भी रखेंगे और केस में अपेंड करके आपका डेटा भी नया जाएगा। उस रिकॉर्ड को रखने का मतलब ये है कि फर्जी केस मान लीजिए मैंने लगाया आप पे, तो मेरा ये रिकॉर्ड भी रखा रहेगा कि ये फर्जीवाड़ा ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप तो सिक्योर हो रहे हैं और लोग भी मेरे से सिक्योर हो रहे होंगे, है ना। तो अपेंड तो हो ही जाएगा, चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी क्या है ना, किसने फर्जी केस लगाया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे ये रिकॉर्ड भी रहने वाला है कि फर्जी केस लगाया किसने, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा ठीक है, मतलब जुडिशरी में इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले अपन। हाँ ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं। आपको अगर वैसे तो शायद वहाँ विजिबल नहीं होगा पीछे, एक API हमने दे दी इंटीग्रेट करने के लिए सेंट्रल सर्वर के थ्रू। जैसे API आप तमाम चीज़ों में, पेमेंट गेटवे में और चीज़ों में यूज कर ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ जो PS है ऑनरेबल जज का, जो पेंडिंग ब्रांचेज हैं, अकाउंट्स हैं, इनका जितने भी इंटरफेसेस हैं उनके साथ में यूज़र रजिस्टर्ड करेगा, यूज़र का ऑथेंटिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी, डॉक्यूमेंट के मतलब उनको रिवाइवल किया और ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया। और इनमें कोई भी चेंज, एक वही जो मैंने आपको एजुकेशन में बताया ना, यूनिक ID के थ्रू। आने वाले समय में जो आधार का कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली था भी इसीलिए, अभी बहुत से इश्यूज हैं प्रैक्टिकल, इसलिए उनको नहीं कर रहे हैं। वो सबको लेके एक ID करने के जा रहे हैं अपन, क्योंकि एजुकेशन के लिए एक अलग ID मिल गई, इसके लिए अलग मिल गई, तो फिर वो झंझट हो गया कि IDs कितनी स्टोर करके कहाँ रखें, है ना। आने वाले समय में हम इसको हो सकता है कि बायोमेट्रिकली भी ले जाएं, कि ID भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपका जीन का स्ट्रक्चर जैसा डिफाइन करा वैसा करेंगे। नहीं, उसके लिए बेटा हो सकता है, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे, मतलब ये तो पूरे ब्लॉकचेन पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे नोड्स में ब्लॉक्स कई तरह के रखे होंगे और हैकिंग लगभग असंभव सी कर रखी है। इम्पॉसिबल बिल्कुल बोल तो नहीं सकता मैं, क्योंकि क्या कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अभी जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाया है ना, वहाँ इससे काफ़ी सेफ किया है और इसीलिए जा भी रहे हैं हम लोग। जो चेंजेस है ना सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन ID का देखिए, अभी मैं आपको उस पर भी बताऊँ, अगर बायोमेट्रिक में उसमें बात कर रहे हैं तो वहाँ एक इशू आता है, बायोमेट्रिक इंप्रेशन देते हैं ना, उसके चैलेंजेस दूसरे हैं। मैं वो आपको थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं हर कोई, ठीक है ना। पहले हम लोगों के साथ क्या होता था कि जो हम लोग परचेज करते थे उससे रिलेटेड कुछ हमें एड्स आते थे। इन सब ने जीन्स लिए, शूज़ लिए, कुछ भी लिया तो उससे रिलेटेड ऐड आते थे, ठीक है ना। अभी आपने कभी देखा है कि आप जो सोच रहे होते हैं उससे रिलेटेड ऐड भी आने लगे हैं ना। तो मार्केटिंग का ये टॉपिक भी बड़ी तेज, रीज़न बताऊँ आपको,
जब आप अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे होते हैं या फिंगर का कोई भी इम्प्रेशन दे रहे होते हैं, फेस का दे रहे होते हैं, तो आप अपना जीनिक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं एक्चुअली। अब आपका कुछ भी आपका नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म पे आ गया, कंसेंट तो ले ही रहा है वो सारे कुछ कि हम ये एक्सेस करेंगे, ये एक्सेस करेंगे, एक्सेस करेंगे, और आप भी किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो कभी भी कुछ पढ़ते नहीं, और कोई पढ़ भी नहीं सकता, इतना लिखा होता है ना, तो कंसेंट देते चले जाते हैं। तो वो इश्यूज अभी अलग आएंगे क्योंकि वहां से तो पूरा का पूरा जेनिक स्ट्रक्चर ही उसके पास है। चैलेंजेस तो है ही, आपका क्वेश्चन है भी ठीक, बट काम कर रहे हैं, कोशिश हो रही है कि इस पे भी हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर ड्यू टू एन एक्सीडेंट किसी की स्क्रीन ही नहीं रही वहां की जो आपने डेटा में दिया था, फिर क्या करेंगे, है ना, फिर एक्सेस कैसे करेंगे आपका डेटाबेस। उसके लिए भी बेटा हम लोगों ने अपने एमटेक में ही एक पेपर किया था, मैं आपको बताता हूँ। उसमें पीआर का यूज करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन में, मतलब इस टॉपिक से अलग है, लेकिन पीआर यूज करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं। मीन्स आपने जो पैटर्न दिया है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जीन में एक वीएनटीआर होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोलते हैं अपन, उस नंबर को निकालते हैं। वो कुछ लोगों पे रिपीट भी हो सकता है, वो 100% यूनिक नहीं है, इसलिए भी बहुत प्योर आइडिया नहीं है वो, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इसका यूज अभी हो रहा है कुछ जगहों पे, जो क्राइम सीन्स में हो रहा है। इसके बावजूद गड़बड़ क्यों मिल रही है, मैंने आपसे कहा ना कि ये ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक हो, अभी उस पर भी कोशिश चल रही है हम उसको कितना यूनिक कर सकते हैं। जीन में भी ऐसी चीज़ें जो कॉमन है हमारे में, है ना, लेकिन वीएनटीआर ज़्यादातर यूनिक है, ठीक है। तो वीएनटीआर निकालते हैं, फिर उससे इंजीनियरिंग करके, मतलब एल्गोरिथम्स पे एग्जीक्यूशन करके नई स्किन का पैटर्न निकालते हैं। मीन्स यहाँ से जो वीएनटीआर निकला, हर स्किन के लिए वीएनटीआर तो एक ही होगा, तो फिर जहाँ की स्किन अवेलेबल है उसका वीएनटीआर लिया, मैच कराया और फिर डेटा एक्सेस कर लिया। तो है, तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये टॉपिक अलग है। ये पूरा का पूरा इमेज प्रोसेसिंग में और पीआर में चला जाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में चला जाता है, ठीक है ना। उसके लिए फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब काइनेमेटिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, क्योंकि हीट का भी इफेक्ट आता है चीज़ों पे, और भी चीज़ों का इफेक्ट है। फिर वो डेटा जो प्रोपेगेट करेगा वो कैसे करेगा, इमेज चेंज कैसी होगी, तो वो अलग तरह की बात है। उस पर कभी अगर आप चाहेंगे तो मैं पर्सनली आपसे बात कर लूँगा, बता दूंगा, ठीक है ना। ये पूरा एरिया ही अलग है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक जी। एकदम सही है आपका सवाल। और इन मतलब बिजनेस को अलग हटा के अगर आप मेरे पर्सनल थॉट्स पूछ रहे हैं, तो मैं कभी सपोर्टिव नहीं रहा हूँ ब्लॉकचेन को लेके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया हमने। और यही इश्यूज़ हैं जिनके सोल्यूशंस हमारे पास नहीं है अभी, इसीलिए इतना धीमे चल रहे हैं अपन। गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन इश्यूज़ यही हैं। एक तो एनर्जी आपकी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वैसी ही मुश्किल होने वाली है, उसके बाद आप इसमें भी इतना ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। मीन्स अगर ये सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये अगर इस तरह के कुछ सर्वर्स यूज़ करेंगे, तो आपको जो है उससे वो कई गुना, मतलब 100 टाइम्स तक कई बार पावर लेने वाला है वो। तो हीट, दूसरा उससे मेंटल इलनेस, अभी वो भी आप देखेंगे ना, वो सर्वर्स जहाँ ऑपरेशनल होते हैं वहाँ मेंटल इलनेस बहुत होती है, उनकी एक नॉइस है, मतलब आप पता नहीं उन सर्वर्स तक कभी इकट्ठे चलते देखा है आपने नहीं। अगर आपको 3 से 4 घंटे पर डे लगातार सर्वर के पास छोड़ देना, तो आप मानसिक तौर पे बीमार हो जाएंगे, अनस्टेबल कर देता है, नॉइस ऐसी प्रोड्यूस करता है। तो इन आर्किटेक्चर्स पे काम हो रहा है बेटा, वो फ्यूचर की चीज़ है। अभी उस पर ये चैलेंज है हमारे सामने, और बहुत बड़ा चैलेंज, इसीलिए हम इतनी तेज़ी से जा रहे हैं। क्यों, आप ये भी तो सोचिए ना, क्यों रसिया में वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर का इफेक्ट अगर आप देखें, तो ब्लॉकचेन सर्वर्स को वहाँ से, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉकचेन का सर्वर का हब था रसिया। इवन मतलब यूरोप पूरा इसीलिए खुल के पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाया, काफ़ी उसके अपोजिशन में मामला था, लेकिन लोग पूरी तरह से नहीं आए। वहाँ से सर्वर टेम्परेचर, एक तो बहुत कूल चाहिए आपको, टेम्परेचर कूल करने के लिए इसमें एक और मामला समझिए, आप इन एसी से उनको ठंडा नहीं कर सकते। मतलब आप वैसे क्या करते हैं, जहाँ पे आपके कंप्यूटर लगे आप एसी लगा देते हैं। आप एसी लगाएंगे तो जीपीयू सर्वर्स या जिन सर्वर्स की बात आप कर रहे हैं, वो उनमें कूलिंग नहीं होने वाली, एसी खराब हो जाएगा अलग, उनके लिए वेंटिलेशन सिस्टम अलग तरह का डेवलप करना पड़ता है, नॉइस कैंसिलेशन की अलग अलग। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें फिजिक्स भी लगनी है, थर्मोडायनेमिक्स भी लगनी है ना, सोशल इफेक्ट्स भी देखने हैं, मेंटल हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि जो काम कर रहा है, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या है 8 आवर्स का सर्विस आवर्स, मतलब सर्विस का तो मानते हैं ना कि 8 घंटे की आपको काम करना है, मतलब अभी जो चल रहा है
उस पर डिस्कशन अलग है, वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप 8 घंटे लगातार किसी को सर्वर के पास छोड़ देंगे ना तो बीमार हो जाएगा, और ऐसा बीमार जिसको इलाज भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साउंड का इफेक्ट बहुत ही गंदा है उसका। तो ये सारे चैलेंजेस अभी फ्यूचर में तो आने ही हैं और उस पर काम हो ही रहा है, तो अलग अलग लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये अच्छा इफेक्ट लॉजिस्टिक चेन का भी है, मतलब जो कर रहे हैं। मैं आपको इस पे एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। नोएडा में एक फैमिली थी, ठीक है। उनको क्या हुआ कि शिफ्ट करना था, मतलब उनकी जॉब कहीं और अच्छी जगह गई होगी, लगा होगा, जो भी हुआ, उनका पर्सनल इशूज से उनको शिफ्ट करना था। उन्होंने एक पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, लोग बुक करते हैं, ऑन कॉल बुक करते हैं या वैसे बुक करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, चीज़ें पैक कर दी, चले गए, ठीक है। कुछ पेमेंट कर दिया, कंडीशंस जो उनकी हुई फिर बाद में करेंगे, ऐसा करके करते हैं। लॉजिस्टिक में नॉर्मली ऐसे ही करते हैं अपन जब मूवमेंट में होते हैं। तो उन्होंने ये किया, ठीक है। उसके बाद वो अपने प्लेस पे आ गए, मतलब प्रयागराज के ही थे, अपने नोन लोग हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे वो आ गए, सामान 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन वेट किया, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली 1 से 2 दिन, 3 दिन में आ जाना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं। खोजना शुरू किया, पता नहीं किसके पास बुक किया था, वो साइट भी अब नहीं, ठीक है। तो अब ये जो मुश्किल है ना इन चीज़ों के लिए, जैसे अभी महाकुंभ में आप देख ही रहे, रोज आप केस पढ़ रहे है ना, तो इनके लिए चैलेंजेस हैं। उनके लिए इतनी अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस भी चाहिए ना। आप बहुत कुछ डेवलप कर दो, बट आदमी को फर्क तो पता होना चाहिए कि .gov.in लिखा है, .edu.in लिखा है, कि .in लिखा है, ये फर्क पता तो हो। क्योंकि कोई भी जा रहा है, सर्च कर रहा है, उसको डिजाइन एक जैसा दिख रहा है, फोटोज ऐसी दिख रही हैं, तो नॉर्मली सारे आदमी तो इतना नहीं, मतलब कंपेयर कर पाते कि ये ओरिजिनल है कि कैसा है। लॉजिस्टिक चेन में भी गवर्नमेंट इसी तरह का कोशिश करने जा रही है, जहां वो हर तरह के मतलब जो भी आप लॉजिस्टिक में चीज़ें यूज करने वाले हैं उनके रिकॉर्ड्स को सेंट्रलाइज, मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू, ऐसे कंट्रोल में, आईडीज़ के थ्रू सब कंट्रोल में ले आके आपको देगी कि डिलीवरी में या चीज़ों में आपके क्वेश्चन आंसर ना हो। इसके लिए तो अगला चैलेंज है वो स्पीड को लेके है। इसके लिए कार्गो इंडस्ट्री भी काफ़ी काम कर रही है, जिसमें अभी एक एल्सा करके रोमानिया की कंपनी है, जर्मन लोग हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट के साथ कुछ किया भी है टाइप, हम लोगों ने जो देखा था। तो उसमें क्या है कि वो कार्गो के लिए अभी क्या होता है, हम कोई भी सामान बुक करते हैं कुरियर में, या इस बुकिंग को छोड़ दीजिए, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, मेडिसिन सप्लाई है कहीं, और ऐसी जगह है जहाँ कोई ट्रेजेडी होगी जहाँ पे आपके साथ पहुँच पाना मुश्किल है, मीन्स आपके व्हीकल्स नहीं जा सकते नॉर्मली, ठीक है ना। तो कार्गो ड्रोन डेवलप कर रहे हैं अभी, जिस पे काम काफ़ी शुरू हो गया है। उनकी कॉस्टिंग को लेके भी काफ़ी अच्छी एनालिसिस जा रही है। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो होगा, ऑटो ऑपरेटेड होंगे, चीज़ें होंगी, और लेकिन डेटा जो होगा वो नेटवर्क कैसा होगा, वहाँ पे ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज करने वाले, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे अभी ये सब्जेक्ट रिसर्च का ही है, अलग अलग तरीके से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी चेन। इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके सबसे ज़्यादा केसेस हैं, मतलब अगर डिस्प्यूट्स हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके हैं, करेक्ट। और जितने फ्रॉड भी हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके ही हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी चेन पे अभी गवर्नमेंट ने क्या, इसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो कहता है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी, देखा आपने सुना होगा ना कि सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया तो इनकी सैलरी रुक रही है, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया तो इनका जीएसटी पे ये फाइन आ रहा है। मतलब अलग जिस तरह से कंट्रोल जिस अथॉरिटी को कर सकते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बोल रहे हैं। अभी क्या किया, जो आपने देखा होगा बहुत से ज़मीनों में फ्रॉड सुने, आपने प्रॉपर्टी में सुने ना कि यहाँ परचेज कर ली, उनको अभी मतलब नहीं मिल रहा है, उनकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें तमाम समस्याएं हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा जो मतलब इसमें गवर्नमेंट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट के साथ एग्रीकल्चरल लैंड थी, आपने रेजिडेंशियल कुछ डेवलप कर लिया, रिकॉर्ड्स में चेंज करने के तरीके हैं वो नहीं किया, ठीक है ना। अब जिसने सेल किया, परचेज किया, जो अथॉरिटीज़ बीच में थी, वो किस तरह से मैनेज हुआ, वो सब्जेक्ट पे अपन बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा क्या कि अगर आप मुझसे परचेज कर रहे हैं कोई चीज़, आप सेल्फ डिक्लेयर करें कि आपने मुझसे 10,000 में ली, 1 लाख में ली, 1 करोड़ में ली, आप डिक्लेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पुराना आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे
वो हम आपके डेटा पे ही एग्री करेंगे, उसको मानेंगे, ठीक है। और जब आप उस डिक्लेरेशन में जाएंगे तो फिर उसके साथ क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम, वापस क्रॉस चेक क्या करना है, आपने डिक्लेरेशन दिया, ठीक, अब वो उस डेटा पे आपके रिकॉर्ड से मैच करके देखने वाले हैं कि आपने उतने की स्टैम्प ड्यूटी दी कि नहीं दी। अगर आपने उतने की स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी तो बाकी पैसा कहाँ गया, फिर उसका टैक्स भरा कि नहीं भरा। तो ये सारी प्रोसेस सिंक्रोनाइज करके करप्शन को भी, फ्रॉड को भी कम करने की कोशिश होगी। हम आगे उसका सोल्यूशन क्या लोग निकालेंगे मुझे अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये प्रॉपरली चल रहा है प्रॉपर्टी चेन में भी। ये एक प्रोडक्ट आपका इसमें अगर हम बात करें फ्यूचर जो है ब्लॉकचेन का, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, इंटीग्रेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इंटीग्रेट तमाम जगह कोशिशें हो भी रही हैं, कुछ एक में किया भी है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सपेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट हालांकि इस पे थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि ये इशू है भी सेंसिटिव कि मूवमेंट पैसे का सिर्फ हमारे आप पे इम्पैक्ट नहीं डालता। आपको लगता है कि मैंने अपना पैसा आपको दिया, आपका पैसा मैंने लिया, तो फ़र्क किसी को क्या पड़ता है, लेकिन ये एक्चुअली पूरी सोसाइटी पे फ़र्क डालता है। तो इसको डिसेंट्रलाइज करने में भी गवर्नमेंट के साथ तमाम चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन और आईओटी के साथ में। आईओटी तो समझते होंगे आप लोग, तो वहाँ पे भी इसका अच्छा फ्यूचर है जो आगे हो रहा है, कुछ जगहों पे कोशिश चल रही है, ठीक है। एआई के साथ अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपको अलग तरह का चैलेंज है क्योंकि उसके भी इफ़ेक्ट हैं। तमाम हम लोग डिबेट सुनते रहते हैं कि ऐसा होने वाला है, जॉब चली जाएंगी, होगा नहीं होगा, क्या होगा, इस सब्जेक्ट डिस्कशन का हो सकता है, बट उसके साथ भी इन्हेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए आपको। फिर उसके साथ ही आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे। राइज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीडीसीज जिसे आप बोलते हैं। आपको करेंसीज में फ़र्क पता है, अलग अलग करेंसीज में क्या फ़र्क होने वाला है, होता है, सॉरी। आप अगर आईएमएफ का नाम तो सुना होगा, क्या करता है आईएमएफ? हाँ, चलिए अभी थोड़ा समय कम है, मैं अभी बात कर लूँगा इस पर। और इंक्रीज्ड फोकस ऑन प्राइवेसी, सबसे बड़ा चैलेंज जो है अभी, कोई आप में से कह रहा था कोई बच्चा कि सर सभी के पास होता है डेटा, है ना, सभी, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है अगर सभी के पास हुआ तो फिर हमारी प्राइवेसी का क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई डेटा सबके पास हो, लेकिन उसके फॉर्मेट अलग हैं। ये कहने में थियरेटिकली ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सबके पास कोई डेटा नहीं होता, ठीक है ना। नोट्स का होना ना होना ये मतलब नहीं रखता कि अगर आप भी वही सिस्टम यूज करें तो आपके पास सारा डेटा है, ऐसा नहीं है। आपको जितना अथॉरिटी दी गई है उतना ही डेटा आपके पास है। तो ये निकाल दीजिए दिमाग से, सारी जगह पे नोट्स आ रहा है। रेप्लिका तैयार करने का ये पहले भी होता था, और अगर आप इसका पैरेलल प्रोसेसिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का चाहते हैं ना एग्जांपल, तो लाइव आप कभी गांव में की वीडियोस देखें अगर किसी भी महिला की, तो क्या करती हैं वो, सर पे कुछ सामान भी रखा उन्होंने, है ना, साथ में बच्चा भी पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, रोड भी क्रॉस कर रही हैं। तो आप अगर यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग का या इनके नेटवर्क में नोड में डिस्ट्रीब्यूशन का देखें, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, लोड बैलेंसिंग भी चल रही है, बच्चे का भी केयर चल रहा है, रोड पे भी दोनों तरफ देख रही हैं कि कहीं भीड़ना नहीं है, क्रॉस कर जाएं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग में या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा अच्छा लाइव एग्जांपल है, जो आप अगर रिलेट करेंगे तो ये सब कुछ इनके साथ चलने वाला है। आगे जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा जो मुझे दिखता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का दिख रहा है, जो आपको इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इन पे अपन बात करेंगे धीरे धीरे। और एजुकेशन अवेयरनेस पे है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेटिव जो भी हमारे पास था डेटा वो तो मैंने ख़त्म किया। आपको प्रैक्टिकल अगर कुछ करना है तो भी सर से बात करके देखेंगे अपन, वो भी देख लेंगे। कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन आंसर है तो? इंटरऑपरेटिबिलिटी है ना, तो ये क्लियर है अभी? हाँ, मैं समझ गया था कि वो गड़बड़ कहाँ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। और बोलिए बेटा कुछ और।
मैं आपको बस फटाफट 2 मिनट के अंदर कुछ जैसे पूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लॉकचेन में सर्वर्स पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आप करने जा रहे हैं तो आप अपना सर्वर अगर ले लेते हैं, एक परचेज कर लेते हैं और उसको कैसे मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव, फिर उसके बाद अपन बंद करेंगे। शेयर नहीं है क्या बेटा? स्क्रीन शेयर नहीं है ना? शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करना है। एक मिनट में डाल दो कोड। शेयर करें, स्क्रीन शेयर कर दो, कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं है, केवल पीपीटी शेयर है। आपने नाइस हैश सुना है कभी? नाइस हैश नहीं सुना? नहीं, ठीक है। पूल्स क्रिएट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से एक है ना, कि वो माइनर है, ये है, बहुत से ऐसे अभी प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये थोड़ा सिक्योर है। अगर आप कई लोग मिलकर, क्या होता है कि आप मैंने आपको बताया ना कि आप अकेले कर रहे हैं तो कम एनर्जी है, कम कंजम्पशन है। आपके पास अगर घर में कोई एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप कुछ देर के लिए इनको ऑपरेशन, हाँ बेटा, हाँ कितने हैं नहीं कैलकुलेट भी करता है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म भी देता है ना कि आप मार्केट में उसका यूज क्या करें, क्योंकि फाइनली आपको क्या मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। इतना कुछ करने के बाद कुछ तो मॉनेटरी वैल्यू चाहिए आपको। कितना भी डिस्कशन करें, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए भी ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है, कैसे माइनिंग वगैरह करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। तब तक आपके पास कुछ है सवाल तो आप पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जी अच्छा हो गया जी, मैं वो शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ रिक्स जानते हैं आप? नहीं, इंडिविजुअल जो सर्वर्स आप कनेक्ट करते हैं ना, वो रिक्स, उनको उनसे जो कनेक्शन करेंगे ना, वहाँ पे आप एक ओएस कोई चलेगा, है ना, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ आप डालेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होगा विंडोज़ या विंटू या ऐसा नहीं, लिनक्स का कोई नहीं। तो इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो आप फ्लैश करेंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे भी चलाएंगे। और उनके थ्रू एक, अभी मैंने कन्फर्मेशन कोड वगैरह पहले ही इंटर कर दिया था, तो एक कोड आएगा जिसके थ्रू आप रिक्स को यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह के जो माइनिंग स्टेटस, अब आपको लाइव माइनिंग स्टेटस उसका दिखता रहेगा, मॉनेटरी वैल्यू में भी दिखता रहेगा, पावर्स में भी दिखता रहेगा, टेम्परेचर, कूलिंग। मीन्स आप ये रशिया में सर्वर रखे हो ना, और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, अगर कनेक्शन है नेटवर्क में प्रॉपर तो, ठीक है ना। इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं माइनिंग का जो भी है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ लाइव कनेक्ट किसी को नहीं किया, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन से नहीं कर सकते कनेक्ट, है ना। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। फिर हैश पावर मार्केट प्लेस में आपको कहाँ पे जो आप जनरेट कर रहे हैं मार्केट प्लेस में कहाँ जाएगा, इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कैसे सेल आउट करेंगे, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इजी माइनिंग के लिए अगर आपको कुछ नहीं पता, आप एकदम ब्लैंक हैं अगर, तो आप यहाँ पे आपके पास तमाम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स चीज़ें, उसके अपने कुछ इनका फी है, मतलब एक आप प्लेटफॉर्म की, वो आप पे करके सारा कुछ ईजिली एक्सेस कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वॉलेट्स में आपके क्या जनरेट होके आया वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको केवल करेंसीज का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका बाकी में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। इसके अलावा आपको एकदम क्लियर करूँ कि ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मतलब उसका बहुत छोटा हिस्सा है ये, 1 से 2%, 3% तक का हिस्सा है जो क्रिप्टो करेंसी में आप देख रहे हैं। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से, कहीं सही कहीं गलत, ऐसा यूज किया है ना कि उसको बहुत ज़्यादा मार्केट कर दिया है। और इसके लिए अलग अलग इफेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। आप अगर लैपटॉप पे करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप पे जो करते हैं, तो तमाम माइनर्स अभी भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका रेट बहुत कम है। मीन्स आपको मान के चलिए कि अगर एक बिटकॉइन भी बनानी है तो बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि इनमें पावर्स का थोड़ा इशू है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा ज़्यादा। दूसरा, जैसे मैम ने अभी कहा कि चैलेंजेस अपन क्या फेस करते हैं। पहला चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है अभी तक। मैम जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, ब्लॉकचेन के इम्प्लीमेंटेशन को लेके इंडिया में अभी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। मतलब कुछ एरिया इसका ग्रे है, ग्रे एरिया हम लोग इसलिए बोलते हैं। इसको इलीगल भी नहीं कहा है, ऐसा भी नहीं कहा कि आप कर रहे हैं तो इलीगल है, ऐसा भी नहीं है कि ये लीगल है। तो हम कंफ्यूज होते हैं इसलिए कि अथॉरिटीज़ अलग अलग तरीके से डील करती हैं हमारे साथ। जैसे अफजल जी आए थे तो आपने बताया होगा ना मैम, अफजल सर आए थे तो नेटकैप से, तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपरली बिल्कुल लॉ के अंदर में जो हमारी समझ के लॉ हैं उनमें हम काम कर रहे होते हैं, फिर भी कई बार हमको अथॉरिटीज़ का प्रेशर लेना होता है। आप ऑफिस में बढ़िया बैठे काम कर रहे हैं और कोई भी आ गया कि नहीं नहीं ये आप कैसे कर रहे हैं, पेपर्स दिखाइए। पेपर्स कुछ बनते नहीं तो दिखाएं क्या आपको, ठीक है ना। पॉलिसी को लेके एक अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो यहाँ पे है। दूसरा, प्रैक्टिकली जो करने जाते हैं, पावर को लेके भी इशू है, क्योंकि कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी है आप जानते हैं 11 to 12 रुपीज़ के आसपास है, 11 से 12 रुपए के आसपास है, ठीक है। सेज में आप जाएंगे जब, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया है गवर्नमेंट ने, वहाँ रेट थोड़ा कम है। बट अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर होना चाह रहा है या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो आप एक बात दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि बार्गेनिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, कोई फिक्स रेट नहीं है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आपने 2 स्टेट के बीच में, मीन्स आप यूपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, 3-4 स्टेट की गवर्नमेंट के साथ आप बात करना शुरू करेंगे ना कि हम ये इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, तो वो रेट पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने क्या आपको बताई था मैम, आपको जो बिजली आपको 11 से 12 रुपये में मिलने वाली है, नागपुर में हमें वो 5.5 रुपये में मिलती है, 5.5 में। तो आप ये निगोशिएशन भी करने का अपने दिमाग में रखिए, गवर्नमेंट के साथ ओपनली निगोशिएट कीजिए। जैसे आप आराम से मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने, सब्जी लेने ना, वैसे निगोशिएशन गवर्नमेंट के साथ आपको करना है टेबल पे। ये दिमाग से निकाल दीजिए डर कि नहीं ये तो फिक्स रेट है, ना कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो रेंटल, ना प्रोडक्शन के कोई चार्जेस, ना ही टैक्सेशन। आप निगोशिएट कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको कहा, प्रूफ ऑफ स्टेक, आपकी होल्डिंग कितनी है, कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो आपको नेगोशिएशन के लिए टेबल पे वैसे ही पावर दे देगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी तमाम इश्यूज़ हैं, जैसे अभी इनके लिए जो यूज़ होने वाले हार्डवेयर्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं बनते इंडिया में अभी। हम कहीं से भी हमें इंपोर्ट करना है तो ज़्यादातर चाइना से ही अपन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। रूट कैसे भी करें, हम यूके की ब्रांडिंग करके करें, रशिया से करें, यूएस से करें, बट हब जो है अभी भी वो चाइना ही है हमें रूट करने के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कोशिशें हो रही हैं, गवर्नमेंट ने बहुत से तरीके ओपन किए हैं और कुछ एक जगहों पे लग रहा है कि हो भी जाएगा अभी वो, लेकिन मतलब बॉक्सेस में ही है। मेरे लिए कुछ ना तो ओपन है ना मैं आपको कुछ बता सकता हूँ उस पर, लेकिन वो हमारे लिए एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग को लेके भी इशू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप ये फ़ैन देख रहे हैं ना, आप में से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी होंगे। तो क्या होता है कि कई बार जो मीडियम क्लास फैमिली है वहाँ पे अगर 2 सीनियर हैं बैठे हुए, तो किसी को पंखा तेज़ चलता हुआ चाहिए, किसी को धीमा चलता हुआ चाहिए। एक केस स्टडी थी जो दयालबाग इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा में की थी, प्रोफेसर DK चतुर्वेदी सर के अंडर में, काफ़ी सीनियर और मतलब नोन है AI में। तो उनके रिसर्च स्कॉलर्स के पास ये समस्या थी। तो क्या होता था कि वहीं बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है,
अब मम्मा बोल रही है कि तेज़ करो, पापा बोल रहे हैं धीमा करो। अब बच्चे को पढ़ाई करनी है, उसको फ़ैन से कोई लेना देना नहीं, फिर भी तो एक सेंसर बनाने की कोशिश की उसने कि एक ऐसा कोई सेंसर बनाते हैं कि वो टेम्परेचर को देखे, ह्यूमिडिटी देखे, चीज़ों को करे, उस हिसाब से इसको धीमा तेज ऑटोमेटिकली करे, किसी का थॉट ना ले। ठीक, इस सेंसर के एक्सपेरिमेंट में जब लैब में सेंसर्स परचेज करने की बात आई तो करीब $100 के आसपास एक सेंसर आ रहा था जिसको इसमें लगाना था। ठीक, सर ने जब गाइड करना शुरू किया तो $5 में लैब में बन गया, $5 में। उसके रीज़न आपको बताऊं, जब भी आप कुछ सेल करने जाते हैं ना, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली, अगर मैं टेक्नोक्रेट हूँ तो मैं मतलब मार्केटिंग का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे बिकेगा, बेचना बिल्कुल अलग बात है ना। तो ये क्या है, मैंने बनाया, मेरी कॉस्टिंग आई ₹5 की, ₹10 की, ठीक है ना। जो ले रहा है उसको अपनी फीस ऐड ऑन करनी है, आगे जो उसको डीलर है, सब डीलर है, रिटेलर है, ऐसे करके चेन में तो कॉस्टिंग तो बढ़ती बढ़ते बढ़ते कई गुना तक पहुंच गई। ऐसे ही जब कहीं और डेवलप हो रहा है, हमारे पास तक आ रहा है, तो वो जो चेन है ना, वो अगर डेवलप यहाँ होने लगेगा तो हमारे लिए बहुत कम हो जाएगी और फिर हमारे लिए एफिशिएंट भी हम होंगे कि हम और ज़्यादा रिसर्च कर सकें, और ज़्यादा रिजल्ट्स दे सकें, और चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी बात तो की जा सकती है काफ़ी देर तक। अब आपकी तरफ से कुछ हो, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir. Yeah. Everybody, thank you so much for your participation today. And session is over. Professor Sam should be joining us, but we'll see you tomorrow morning.